हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल चेक बोर्ड नंबर 1। आज हम लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 4 है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन का। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टी कर चुके थे और आप लोगों को बता दें कि प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट प्रॉपर्टी को ही एग्जाम के अंदर दे देता है और बोलता है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताया गया था और उसको नोट्स भी बताया गया था। तो चलिए आज प्रॉपर्टी नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम, अगर ये दिया हुआ है देन प्रूव दैट ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मोडुलो एम सी। ये सिंपल सा है, ये दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है। और क्या किया हुआ है ना कि ए के अंदर सी मल्टीप्लाई किया गया है, बी के अंदर सी मल्टीप्लाई किया गया है और एम के अंदर भी सी मल्टीप्लाई किया गया है। और सी मेरा क्या है, 0 से बड़ा नंबर है। और हम लोग कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन किसके ऊपर बात करते हैं, सिंपल सा इंटीजर के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर के थ्रू एक एग्जांपल से देखते हैं क्या प्रूव करने बोला है। ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम बोल रहा है कि एम अगर डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ये क्वेश्चन में बोला, तो दिखाइए, शो करना है क्या कि एम सी डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी सी को, ए सी माइनस बी सी को। इसको हम लोग को प्रूव कर देना है, मतलब सभी के अंदर सी से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एक नंबर के थ्रू देखते हैं, यदि 5 डिवाइड कर रहा है 15 माइनस 10 को, 5 डिवाइड कर रहा है 15 माइनस 10 को, तो कोई नंबर है ना, सो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी नंबर। और वो नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, सी मल्टीप्लाई किया है ना, और सी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो सी का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो अगर सी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसको डिवाइड करेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या 5 है सो इसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 है सो 15 में से 10 जाएगा तो 5, मतलब 5 को डिवाइड कर रहा है 1 टाइम्स में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तो 5 इंटू सी मतलब 2, 15 इंटू 2, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 10 आया, 15 2 जा 30 माइनस 20, तो 10 आया यहाँ पे और 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो फिर से डिवाइड कर रहा है, मतलब कोई भी सी ले लेते हैं जो 0 से बड़ा है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी एम में, तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो चलिए हम लोग सिंपल सा इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं, जिसके द्वारा हम लोगों का हाफ ऑफ आंसर निकल जाता है, वो होता है सॉल्यूशन, जो दिया रहता है गिवन दैट। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो, एमओडी को क्या पढ़ते हैं, मोडुलो पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, बहुत बार बताया भी गया है और आशा करते हैं कि पता भी होगा। m किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी को। इसका मतलब यही होता है। अगर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है तो हम फिर से लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू एम के वन। और k1 कहाँ पे बिलोंग करेगा, इंटीजर के अंदर, सिंपल सा। अब क्या किए हैं ना कि यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है, कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, वो किया गया है कि सी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मल्टीप्लाई सी बोथ साइड। अब आप लोग बोलोगे कि दोनों साइड मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, तो इसमें चेंजिंग थोड़ी ना होगा अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई नंबर है 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो हम इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें कोई नंबर में चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं।
4 से हम डिवाइड करते हैं इसमें सबसे पहले, तो 5 बार में लगेगा 20, ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8, 20 2 जा 40। तो अभी भी हम डिवाइड करेंगे ना तो 5 टाइम्स में आएगा 40। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर भी हम लोग सी से मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी किए हैं, वैसा ही कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई सी बोथ साइड। अब ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए माइनस बी किससे मल्टीप्लाई किए, सी के साथ, सी के साथ, और एम के वन किसके साथ मल्टीप्लाई किए, सी के साथ। इस सी को मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ पे लॉजिक सिर्फ यही यूज हुआ है। अब हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ए सी, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी बी सी, एंड ऑल्सो वी कैन राइट एम सी, अरेंज करके लिख रहे हैं, इसको एम सी लिख रहे हैं और साथ में के वन को अलग करके लिख रहे हैं। ये और ये अरेंजमेंट में सिर्फ डिफरेंस है बस, ताकि हम लोग आंसर ला सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग अरेंज करते हैं, सपोज करते हैं, यही काम होता है और कुछ नहीं होता है बस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू एम सी इंटू के वन। ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा होता था कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू के, ऐसा होता था ना, उसी फॉर्मेट में तो है। ए सी है ए की जगह पे, क्योंकि ए अगर सिंपल नंबर है, सी है सो कोई इंटीजर है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा इंटीजर आ जाएगा। बी एक इंटीजर है और सी भी एक इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा इंटीजर आ जाएगा। तो ए की जगह पर हम लोग ए सी मान रहे हैं, बी की जगह पर बी सी मान रहे हैं, और एन की जगह पर क्या है, एम सी मान रहे हैं, क्योंकि एम भी इंटीजर है और सी भी मेरा इंटीजर है, तो एक बड़ा इंटीजर आ जाएगा। और के वन की जगह पर क्या है, के, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, इसका मतलब। और इसी को लिख सकते थे कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंस के फॉर्मेट में लिख देंगे दैट सबसे पहले एम सी डिवाइड करेगा ना किसको, इसको, ए सी माइनस बी सी को, और इसको कॉन्ग्रुएंस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मोडुलो एम सी। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हम लोगों का हो गया प्रूव। तो ये था हम लोगों का थ्योरम नंबर या प्रॉपर्टी नंबर 4। इतना सिंपल तरीके से हो गया। या फिर हम लोग इसको एक और मेथड से सॉल्व करें तो ये और भी आसान मेथड है। क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग लिखते गिवन दैट, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एम, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका मतलब होता है कि एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। अब यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है वो वही ऊपर वाला यूज करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई सी, मल्टीप्लाई बाई सी, कहाँ पे, बोथ साइड। इस इक्वेशन के अंदर ना सी के द्वारा मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से हो जाएगा एम सी डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी सी। और इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस के फॉर्मेट में सिंपल सा लिख सकते हैं, ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मोडुलो एम सी। यही तो प्रूफ करना था, और ये फिर से मेरा प्रूफ हो गया। तो ये एक सिंपल सा मेथड था और ये एक लॉन्ग प्रोसेस का मेथड था। तो जो आपको आसान लगे उस प्रोसेस के थ्रू आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग इसके ऊपर ना एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड, कि यदि
कहीं दिया हुआ है 2 के पावर 1, तो क्या लिखते हैं हम लोग 2। अब बोल देंगे 2 के पावर 3 निकालिए, तो आप लोग निकाल सकते हो। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा 8। उसी प्रकार से हम बोलेंगे कि 2 को पावर 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो वो आ जाएगा फिर 16। बट अगर हम आप लोगों को बोलते हैं कि निकालिए 2 के पावर 48, अब क्या कीजिएगा, इसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। शायद कैलकुलेटर में भी लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। या फिर कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू डॉट 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 कहाँ तक जाइएगा 48 2 लिखिएगा, यहाँ तक जेते 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 48 लिखिएगा और ये कॉपी के अंदर भी फिट नहीं होगा। और इसको सॉल्व करते करते आपको कितना लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी शायद सॉल्व नहीं हो पाएगा और इसके अंदर तो अटेगा नहीं। तो इसके अंदर ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n का। और अगर बोलता है क्वेश्चन में कि 2 के पावर 48 को डिवाइड कर रहा है, ये बटा में है नीचे, समझे ना, 3 डिवाइड कर रहा है, तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n इसको बहुत सिंपल कर देता है। 3 से 2 से 4 स्टेप के अंदर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। सिंपल सा बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 के पावर 48 इज डिवाइडेड बाई 3। 3 से हम लोग 2 के पावर 48 को डिवाइड करेंगे, 3 से 2 के पावर 48 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। और यहाँ वाला को कोसेंट, इसको डिवीजर और इसको डिविडेंड। तो ये रिमाइंडर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, वही हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इतना तो सॉल्व कर करना पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग बोलेंगे कि 2 के पावर n लिख लेंगे, 2 के पावर 1 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 3, जिससे भी हम लोग को डिवाइड करना है वो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलो के अंदर। और जो हम लोगों का नंबर लाना है 2 के पावर 48, वो हम लोग हमेशा शुरू करेंगे 2 के पावर 1 से। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 के पावर 1 क्या है, छोटा है 3 से, क्योंकि 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा ना, और 2 है सो किससे छोटा है, 3 से। तो यहाँ पे क्या लिखे कि ये 3 है सो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल सा जो नंबर यहाँ रहता है ना उसी को लिख देते हैं। जब भी आप देखिएगा कि अगर जो भी नंबर मॉडुलो में है वो इसको डिवाइड कर रहा है और वो यदि छोटा है तो यहाँ वाला नंबर के सेम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है सो डिवाइड करेगा 2 माइनस 2 को, तो हम लोग 3 है सो डिवाइड करेगा 2 माइनस 2। इसका मतलब हुआ कि 3 है सो डिवाइड करेगा 0 को। तो ये तो सही है कि 0 को हर कोई डिवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर से हम लोग अगला स्टेप में लिखेंगे कि 2 के पावर हम लोग को 48 लाना है, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि मॉडुलो 3 उसको डिवाइड कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से 2 के पावर 2 है
इसको डिवाइड करके देखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 से 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो 1 को यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 24। अब ये हमारा क्या आ गया 48 आ गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मोडुलो 3, क्योंकि इधर हम 24 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए 1 के पावर भी 24 मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोगों का सिंपल सा आंसर आ जाएगा 2 के पावर 48, और 1 के पावर कुछ भी कर दो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है, तो ये 1 हो जाएगा मोडुलो 3। अब ये जो हम लोगों का आया वो क्या आ गया रिमाइंडर, जो भी यहाँ पे आता है वो रिमाइंडर आता है। और आप लोगों को बता दें कि 99% केस में ना रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने देगा तो आंसर 1 मैक्सिमम चांसेस रहता है आने का। तो चलिए हम लोग को फाइंड क्या करना था, आर फाइंड करना था, और हम लोग इसको रफ में देख भी लिए थे। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा 2 के पावर 48 निकालना है, इसीलिए 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे। कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे ऐसा क्या लिखे कि मोडुलो 3 उसको डिवाइड कर देगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, 2 के पावर 1 है, वो 3 से छोटा है, तो ऐसा क्या चीज़ लिख देंगे कि ये इसको डिवाइड करेगा, तो 2 लिखेंगे डिवाइड कर देगा। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे, 2 के पावर 2 कर दिए। अब 2 के पावर 2 कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे ऐसा क्या लिख देंगे कि मोडुलो 3 में लिख सकते हैं, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर बचता है 1, उसी को हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग देख लिए ना कि 2 के पावर 2 आ गया, हम लोग को लाना क्या है 2 के पावर 48, तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के पावर 2 इंटू 24, तो हमारा 48 आ गया, और यहाँ 1 के अंदर भी इधर 24 मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 24 मल्टीप्लाई कर देंगे और मोडुलो 3 लिख देंगे, सिंपल सा है। अब हम लोग का आंसर आ गया कि 2 के पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंस 1 के पावर 24 मोडुलो 3। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2 के पावर 48 कॉन्ग्रुएंस 1 के पावर 24 करो या कुछ भी करो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मोडुलो 3, मतलब 3 को डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो ये बचेगा 1, तो ये हम लोगों का जो आ गया ना वही है रिमाइंडर। तो R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 आंसर, राइट। अब इसी के ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। यहाँ पे बोल रहा है सिंपल सा वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा स्टेप को फॉलो करते हुए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रिमाइंडर, सिर्फ डिजिट चेंज किया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 के पावर 48 इज, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, यस, 3 के पावर 48 इज डिवाइडेड बाई 5, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है, सिर्फ इसमें नंबर को चेंज किया है। इस बार बोल रहा है कि 5 जो है ना वो डिवाइड कर रहा है 3 के पावर 48 को, बताइए रिमाइंडर क्या होगा यहाँ वाला वैल्यू,
तो इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना तो पूरा कॉपी भी भर जाएगा, फिर भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन इसका सिंपल सा आंसर देता है कि क्या करना है कि 3 के पावर 48 को सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 3 के पावर 1 से, क्योंकि 48 तक पहुँचना है ना, तो हमेशा 1 के साथ शुरू करेंगे। और कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें कि मोडुलो 5 में इसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखे कि 5 से इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का पावर 1 है वो 5 से छोटा है, तो कोई भी नंबर 5 से छोटा होगा कब उसको डिवाइड कर पाएगा? जब वहाँ पे 0 होगा। कोई भी नंबर यदि 5 से छोटा है तो 5 उसको कब डिवाइड कर पाएगा? जब 0 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 5 से अगर कोई भी छोटा नंबर है 1 या फिर 2 या फिर 3 तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन 5 से छोटा नंबर 0 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 0 करना पड़ेगा, मतलब इसके और इसके डिफरेंस को 0 करना पड़ेगा। तो सिंपल सा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बताए थे कि जो इस यहाँ पे लिखा जाता है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम लोग आगे स्टेप में बढ़ेंगे कि 3 के पावर हम लोग क्या करेंगे? 2 करेंगे। कॉन्ग्रुएंस अब हम लोग मोडुलो 5 में इसको लिखना चाहते हैं, तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, किसको? 3 के पावर 2 को। तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होता है 9 और 1 टाइम में यहाँ पे आता है 4। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को लाना है कितना है? 48। तो 48 में हम लोग क्या करेंगे ना कि इस बराबर 3 के पावर 3 करेंगे। कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर को मोडुलो 5 में। तो 3 के पावर 3 करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 2 आएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 के पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 3 27, मतलब 27 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। तो जो भी रिमाइंडर आएगा 5 5 जा 25, कितना आया? 2। तो उसी को तो यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 के पावर 3 भी कर लिए। अब करेंगे 3 का पावर, देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। 3 का पावर 4 कर दिए। फिर से वही स्टेप, कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मोडुलो 5 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा। तो 3 को पावर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 81। और 81 को हम लोग जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा सिंपल सा 1 दे देता है। और 1 दे दिया तो अब आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। अब 3 के पावर 5 नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का लास्ट में रिमाइंडर 1 ही आता है मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर, 99% के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 4 को 3 के पावर 48 बनाएंगे। तो कब बनेगा? 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 जा 48। कॉन्ग्रुएंस 1 के पावर में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं मोडुलो 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 48। कॉन्ग्रुएंस 1 के पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही रहेगा, मोडुलो 5। और इसका जो 1 है वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं होमवर्क के तौर पर, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 3 के पावर
49 है, इसको डिवाइड कर रहा है 5, तो इसका बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि 8 के पावर 12 है, इसको डिवाइड करेगा 13, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आर का वैल्यू फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग डेफिनेटली कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। अब हम लोग ना इस लेक्चर के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हम लोगों का है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, और ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन मतलब भागा को पढ़ना है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है पता है कि स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, उसका स्टेट मतलब स्टेटमेंट बताइए, उसका डेफिनेशन बताइए और उसको प्रूव करके भी बताइए। तो हम लोग सबसे पहले ना समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि 4 डिवाइड करता है 9 को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवीजन जानते हैं। 2 टाइम्स में लगता है 8, यहाँ पे 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोसेंट। बहुत बार बताए हैं इसको। इसको बोलते हैं सिंपल सा रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। ये सब याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, आप लोगों को पता भी होगा। अगर नहीं भी पता है ना, तो अभी से देख करके आप लोगों को फिक्स कर लेना है अपने माइंड के अंदर कि किसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। और हम लोग सिंपल सा चलते हैं कि अगर 4 डिवाइड करता है 9 को, तो 9 जो है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के, 4 × 2 और रिमाइंडर के प्लस के। इतना ही ना होता है, इसको हम लोग चेक करते थे, हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 = 8 + 1 = 9। तो ये हम लोग, इसी को हम लोग को प्रूव करना है कि यदि एक नंबर है a, यदि वो b को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर मेरा आ गया x और कोसेंट आ गया d। तो जो d आएगा ना वो भी यूनिक रहेगा, रिमाइंडर आएगा वो भी यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब दूसरा नहीं हो सकता। जैसे हम 2 से 4 को डिवाइड किए, तो जो इसका डिवीजर होगा, इसका कोसेंट होगा और इसका डिविडेंड होगा, ये सब का सब यूनिक होगा, मतलब दूसरा नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 टाइम्स में अगर कटा है, तो फिर से अगर यहाँ पे आ करके फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में नहीं कटेगा, 2 टाइम्स में ही कटेगा। इसी को हम लोग को प्रूव करना है कि जो रिमाइंडर रहता है वो यूनिक रहता है, कोसेंट भी रहता है वो भी यूनिक रहता है, और जो हम लोग चेक करने बताए कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये बराबर होता है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी नोटबुक के अंदर लिखते चलते होंगे। तो लेट ए एंड बी, ए और बी क्या लिए हैं, 2 इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स ले लिए हैं। तो देयर एग्जिस्ट, और इसका सैम्बल क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। कहीं कहीं पे ऐसा लिख दिया जाता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर। सिंपल सा, ए और बी 2 इंटीजर लिया, तो वहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा यूनिक नंबर। यूनिक नंबर व्हाट, यूनिक मतलब अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो। जैसे कि आप हो, आपके जैसा इस संसार में कोई है क्या, नहीं ना है, तो वो आप हो गए यूनिक। आपके फादर यूनिक, आपके मदर, जितना भी लोग आप लोग देखते हो दुनिया में, सबका सब क्या है, यूनिक है। ये जो फिंगरप्रिंट है मेरा, वो भी यूनिक है।
ऐसा दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं यूनिक। तो बोला कि लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर, तो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा यूनिक नंबर क्यू, एक नंबर करेगा क्यू, ठीक है। एंड आर, जो अभी बताएं एग्जाम्पल के थ्रू, क्यू एंड आर नंबर एग्जिस्ट करेगा जो यूनिक होगा, मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। और ये क्या है, क्यू आर आर, सिंपल सा कोसेंट एंड रिमाइंडर। सच दैट, ये क्यू का मतलब कोसेंट, आर का मतलब रिमाइंडर। सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या है कि ऐसा होगा अगर ए और बी दो इंटीजर है और एक कंडीशन और है कि बी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये बी क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि बी यदि ए को डिवाइड कर रहा है तो बी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया बी का वैल्यू, तो ये वैल्यू ही मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं हो जाएगा। ये तो इन्फिनिटी का साइन है, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सिंपल सा। इसीलिए बी को क्या लिया गया है, 0 से बड़ा। और जो आर होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है, यही बोला। फिर से समझ लेते हैं क्या बोला, ए और बी दो इंटीजर है तो वहाँ पे यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर, जिसको हम बोलेंगे कोसेंट और रिमाइंडर, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग ये जानते भी हैं कि अगर ए है यहाँ पे बी को डिवाइड कर रहा है तो जो कोसेंट क्यू आएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो रिमाइंडर आर आएगा वो किसके बराबर होता है, हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के एक क्यू प्लस रिमाइंडर आर, वही तो लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग ये जो ए है उसको हम लोग बी मान लिए हैं और बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, सिंपल सा। और आर का वैल्यू ना हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी डिवीजन आप करके देख लो, रिमाइंडर या तो 0 आता है या 0 के बराबर आएगा और 20 से हमेशा छोटा रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करता है। सॉल्यूशन, प्रूफ, पहला स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया कि स्टेटमेंट जो था वो लिख दिए। अब हम लोग को लिखना क्या है, प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव कर देंगे तो सिंपल सा कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, क्योंकि बी है सो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए को, बी है सो डिवाइड कर रहा है ए को, इसीलिए हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ बी आर, मतलब बी का मल्टीपल लिखना है, मतलब बी का क्या लिखना है, टेबल लिखना है। तो बी का कौन कौन मल्टीपल होता है, बी का मल्टीपल सबसे पहले 0, क्योंकि 0 सबका मल्टीपल होता है। फिर वही नंबर अपना मल्टीपल होगा प्लस माइनस बी, क्योंकि अगर प्लस बी को डिवाइड कर रहा है तो बी माइनस को भी डिवाइड करेगा, माइनस बी को भी। फिर लिख सकते हैं प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3b डॉट 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 एन तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए कि कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, बी का मल्टीपल लिखना है, मतलब बी का पहाड़ा लिखना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, राइट। तो इसका टेबल में जीरो नहीं आता है क्या, डेफिनेटली आता है। बी को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, बी को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, लेकिन बी को माइनस में भी तो मल्टीप्लिकेशन आता है, बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 भी आएगा, प्लस माइनस 3 भी आएगा, ये आता रहेगा। तो इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल से देखते हैं। बी के जगह पे कोई नंबर ले लो, 5 ले लेते हैं, तो 5 का मल्टीपल लिखना है, तो 5 का अगर हम 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 5 को यदि हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 को 1 के टाइम पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन अगर -1 के टाइम पढ़ेंगे -5 आएगा। 5 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और अगर माइनस के साथ पढ़ेंगे तो -10 आएगा। इसी को तो लिखा गया है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि कंसीडर द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, तो यहाँ पे बी की जगह पर 5 लिए हैं, और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो मल्टीपल 0 आता है, दूसरा जो नंबर है वही आता है, 5 है तो 5 आया, +5 -5, तो बी है तो वही आया, प्लस बी माइनस बी। उसके बाद क्या आया, 5 × 2 आया, इसका मल्टीपल 5 × 3 आएगा। उस प्रकार से हम लोग को आते जाएगा। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग ना 2 केस के अंदर सॉल्व करेंगे। पहला तो ये दिखा देंगे कि r है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब ये भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे 0 से बड़ा और 0 के बराबर आएगा। जैसे 4 से अगर हम लोग डिवाइड किए हैं 2 टाइम्स में तो कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। तो जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा क्या आता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता है। अब एक और केस दिखा देते हैं जब 0 से बड़ा आएगा। जैसे यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो 4 × 2 = 8, यहाँ पे क्या आ गया 1, तो रिमाइंडर क्या 0 से बड़ा नहीं है, यहाँ पे 0 के बराबर है, यहाँ पे 0 से बड़ा है। तो ये केस तो समझ में आ गया। लेकिन b से हमेशा छोटा होता है, b मतलब ये हम लोगों का कौन है, b 4। यहाँ पे जो 4 है वो हम लोगों का किसकी तरह बिहेव कर रहा है, b से। तो ये जो 0 है ना वो कभी भी 4 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं 8, यहाँ पे अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो 8 × 2 = 16 आएगा। तो ये हमारा b की तरह बिहेव कर रहा है, ये a है, ये q है, और ये क्या होता है, r है। तो जो ये r है ना वही कंडीशन दिया कि r इज ऑलवेज लेस देन b। r जो आएगा ना 1 वो कभी भी 8 के बराबर या इससे बड़ा आ ही नहीं सकता, हमेशा r है तो इससे छोटा ही रहेगा। यही कंडीशन को हम लोग को प्रूव करना है। और दूसरा कंडीशन दिखा देंगे कि ये यूनिक है। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये और भी क्लियर होता जाएगा। केस 1 में हम लोग लेते हैं केस 1, 2 केस के अंदर हम लोग को सॉल्व करना है। अब ये केस 1 और केस 2 देख करके डरना नहीं है, राइट। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि इस कंडीशन को जो दिया हुआ है कि r है सो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है और b से छोटा होता है, उसको प्रूव करेंगे। तो क्या लेंगे कि इफ़ a इज मल्टीपल ऑफ b, अगर a है तो b का क्या है, मल्टीपल है। मतलब a को जब हम इफ़ a इज मल्टीपल ऑफ b, मतलब कि b का जब हम टेबल पढ़ेंगे ना तो a आएगा। तो अगर a आएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू, जहाँ पे q है वो बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कैसे लिख दिए। अब लोग समझ नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a इज मल्टीपल ऑफ b, मतलब b के पहाड़ा में a आ रहा है। तो अगर b के टेबल में कौन आ रहा है, a आ रहा है, तो हम b के जगह पे क्या लेते हैं, 4 लेते हैं।
और ए की जगह पर क्या लेते हैं, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसके टेबल में आएगा, तो ले लेते हैं 12 ले लिए। अगर a इज मल्टीपल ऑफ b, तो a इज मल्टीपल ऑफ b मीन्स a की जगह 12 और b की जगह 4, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a की जगह पे क्या है 12, b की जगह पे क्या है 4 और q की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वही तो लिखा गया है ना कि a इज इक्वल टू बी क्यू। अब ये लाइन समझ में आ गया ना कि अगर कभी भी a अगर मल्टीपल है b का तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू। और जहाँ पे q का होगा कोई भी इंटीजर होगा तो फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए, हम लोग इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू है और यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे r का वैल्यू कुछ नहीं है मीन्स r का वैल्यू 0 है। समझ में आया ना, तो ये हम लोगों का हो गया पहला केस। अब r का वैल्यू 0 आया है वो तो समझ में आना चाहिए, आपको आ ही रहा होगा कि r का वैल्यू कैसे 0 आया। a इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे r नहीं है यहाँ पे r है, तो यहाँ पे नहीं है तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0। या फिर जो एग्जाम्पल बताए थे कि 12 को 4 डिवाइड करेगा, यही ना लिए हैं, b के जगह पर 4 लिए हैं, a की जगह पर ये लिए हैं। अब 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो r यहाँ पर भी तो 0 आ रहा है। ये पहला केस था कि जब b के टेबल में a आएगा तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2, if a is not multiple of b, if a is not, इस लाइन का मतलब समझना है, ऊपर के जैसा ही है बस यहाँ पे नोट लिखा गया है b। इफ a इज नॉट मल्टीपल ऑफ b, तो अगर a b का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि a कोई नंबर होगा और b भी कोई नंबर होगा। इसके पहले बोले थे कि a इज मल्टीपल ऑफ b, मतलब b का जब टेबल पढ़ेंगे तो ये a आ जाएगा, लेकिन अबर बोल रहा है कि जब b का टेबल पढ़ेंगे तो a नहीं आएगा। मतलब कि b की जगह फिर से 4 ले लेते हैं और a की जगह पे क्या ले लेते हैं 9, तो यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 नहीं आ रहा है। वही बोला है कि b के टेबल में a नहीं आएगा, मतलब b के मल्टीपल में a नहीं आएगा और a का वैल्यू हम 9 लेते हैं। तो वही बोला इफ़ a इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ b, अगर a इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ b मतलब b का जब टेबल पढ़ेंगे तो a नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 9 है और ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, तो b का टेबल पढ़ेंगे तो a डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन जब हम b का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो कितना आया 8, और b का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो कितना आया 12। ये जो 4 के टेबल में तो ये नहीं आएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में ये नहीं आएगा, लेकिन 4 के 2 मल्टीपल के बीच में ज़रूर आएगा, क्योंकि इसका 2 मल्टीपल मतलब 4 2 जा किए तो 8 आया, 4 3 जा किए तो 12 आया। अब इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है ना, तो वही लिखेंगे कि 4 है, लेट a है, वो b का तो मल्टीपल नहीं है लेकिन a लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार,
मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है, बोला कि बी के टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन बी का जब हम टेबल कोई भी दो टेबल पढ़ेंगे लगातार उसके बीच में आएगा। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। अभी कोई लोग सोच रहा होगा दो बार ही टेबल पढ़ना है, नहीं। अगर हम ले लेते हैं 4, यहाँ पे किसका वैल्यू लिए हैं, यहाँ पे बी का वैल्यू। ए के वैल्यू में हम लोग कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 21। ये भी तो नहीं आता है ना, ये 21 4 के टेबल में नहीं आया, लेकिन 4 का जब टेबल पढ़ेंगे तो दो मल्टीपल के बीच में आ जाएगा। जैसे 4 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आया 20, और 4 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना है 24। अब ये दो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार मल्टीपल है। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 20, 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 26, और इन दोनों के बीच में क्या है, वो नंबर है। तो लैंग्वेज में वही लिखा गया है कि लेट ए लाइज बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ बी। तो फिर हम आगे लिखेंगे दैट इज, उस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि बी क्यू ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी क्यू प्लस 1। वो जो लैंग्वेज लिखा गया ना, उसी का मतलब क्या है, ये है। मतलब जो ए है वो है बी क्यू से तो बड़ा होगा, लेकिन पी क्यू प्लस 1 से छोटा होगा। ये कैसे लिखा है देखिए, हम क्या लिए थे, 4 लिए थे और 9 लिए थे। ये बी का वैल्यू था और ये किसका वैल्यू था, ए का वैल्यू था। तो क्या हम लोग इसी को बी और ए को कैसे लिख दिए हैं, इस फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या किए ना कि दूसरा लैंग्वेज में लिखे थे कि 4 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 4 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12। और ये जो ए है वो 8 और 12 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 का टेबल हम पढ़े 2 टाइम्स, उससे तो बड़ा होगा, तो 4 इंटू 2, इससे तो क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, लेकिन 4 इंटू 3 किए तो 9 उससे छोटा हो गया, वही ना लिखा गया है। अब ये 2 जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्यू का वैल्यू है, तो 4 इंटू क्यू और प्लस 9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू क्यू प्लस 1। अब बोलेगो कि 3 को क्यू प्लस 1 क्यों लिख दिया गया, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 3 का मतलब क्या हुआ, क्यू प्लस 1, और क्यू का वैल्यू अगर हम देखें तो कितना है 2, और 1 का वैल्यू 1, तो ओवरऑल इसका मतलब 3 ही हुआ। तो वही स्टेटमेंट तो लिखा गया कि बी क्यू इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी क्यू प्लस 1, उसका मतलब सिंपल सा यही हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि बी क्यू ग्रेटर देन ए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा, बी के साथ क्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्यू, और प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। बहुत आसान है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वेयर इज ब्लैक पेन। यस, यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ है सिंपल सा है। क्या करेंगे ना कि बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी क्यू को सभी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या ये आंसर देगा, देखिए बी क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू, और ऐसा करने से कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सब के अंदर सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी क्यू प्लस बी और माइनस बी क्यू। अब हम लोग जानते हैं कि बी क्यू से बी क्यू कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा बी क्यू माइनस बी क्यू 0, और बच जाएगा बी। तो हम लोगों का क्या आया, यहाँ पे आंसर आया कि 0 से बड़ा है ए माइनस बी क्यू और इससे बड़ा है बी। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 0
इज ग्रेटर देन आर, इसका मतलब आर ही है। इक्वेशन 1 में आप लोग देख सकते हो कि a माइनस बी क्यू है वो आर के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन 1 को आप देखिए b, और इसको हम लोग कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। जब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग आर को वहीं पे रहने देंगे और सेंड करेंगे बी क्यू को, तो हो जाएगा a माइनस बी क्यू। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, यहाँ पे क्या है, केस 1 और केस 2 से 1 एंड 2 केस, 1 और 2 केस का मतलब जो हम लिए थे, केस 1 में जो वैल्यू आया और केस 2 में जो वैल्यू आया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर केस 1 के अंदर। और इसी को लिख सकते हैं सच दैट 0 से बड़ा या ग्रेटर होगा आर और लेस देन होगा बी। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। केस 1 और केस 2 में, केस 1 में क्या था, आर था सो 0 के बराबर था, और केस 2 में क्या था, केस 2 में ये था कि आर है सो 0 से बड़ा था और बी से छोटा था। तो वही दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसको लिख दिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम लोग इसका यूनिकनेस को चेक करते हैं। यूनिकनेस का मतलब जो उसके जैसा कोई और नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल के थ्रू भी बताए थे। जैसे 5 को डिवाइड किए 11 से, तो जो 5 2 जा 10 आया, और ये 1 जो रिमाइंडर आया है ना, वो हमेशा वैल्यू 1 ही आएगा, और ये जो कोसेंट आया है वो भी हमेशा 2 ही आएगा। जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे 11 को, तो ये यूनिक आएगा, मतलब 2 ही आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे पेज के ऊपर करेंगे या फिर चांद के ऊपर चले जाए और वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं यूनिकनेस। व्हाट यूनिकनेस, सिंपल सा है। और हम लोग ना यूनिकनेस को चेक करने के लिए क्या मान लेंगे कि जो आर और क्यू आया था वो कोई दूसरा नंबर है। हम लोग को यूनिक दिखाने के लिए बता देंगे कि आर और क्यू दूसरा नंबर है, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि आर और क्यू वही नंबर था। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए क्या मान लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है, अनदर इंटीजर। अभी क्या बोले कि कोसेंट और रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि एक अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा Q1 एंड R1। इसके पहले क्या था, Q और R था ना, Q और R देखिए ऊपर में R था Q था, ये दोनों फिक्स था। लेकिन मान लेते हैं कि Q1 और R1 है, और बाद में क्या पता चलेगा, पता है कि Q1 है सो Q के ही बराबर है और R1 है सो R के ही बराबर है। तो हम लोग बोल देंगे कि यूनिकनेस इज प्रूव्ड। तो सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर Q1 एंड R1 सच दैट, अगर Q1 R1 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू पी Q1 प्लस R1। पहले क्या लिखते थे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसे यहाँ पे लिखे हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और Q और R फिक्स होता था। लेकिन अभी Q1 को माने हैं और R1 को माने हैं अलग नंबर, तो हम इसीलिए लिख दिए A इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1, जहाँ पर कंडीशन भी है कि
जो R1 का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, ये R1 है, 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा B से। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन B। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम ए इक्वेशन क्या है, ये है, फ्रॉम A एंड B इक्वेशन बहुत इजी है। हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1। ए में वही लिखा गया है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे लिखा गया ए इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1। और ये जो है ना ये भी इक्वेशन 1 के अंदर है, मतलब इक्वेशन ए के अंदर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए एल एच एस बराबर है तो आर एच एस वाला आर एच एस के बराबर होगा, तो वही लिखा गया कि बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस R1। अब हम लोग इसको सिंपल सा अरेंज कर देते हैं कि ये बी क्यू वन है ना, इसको इधर लाते हैं और आर को उधर भेजते हैं, क्योंकि एक कास्ट का है तो एक जगह भेज देते हैं। तो बी क्यू ये इम्प्लाइज करेगा, ये माइनस में हो जाएगा बी क्यू वन, और यहाँ पे आर प्लस में है R1 और आर इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ना और अच्छे से अरेंज कर देते हैं और इसको लिखते हैं, इधर वाला को इधर कर दिए, आर माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये वाला को इधर उठा के किए हैं, आर माइनस आर इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी क्यू वन। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर माइनस आर को लिख सकते हैं, बी दोनों में कॉमन आएगा, क्यू माइनस क्यू वन, ये लिख सकते हैं। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सी। इक्वेशन अगर मना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे डरना नहीं है इक्वेशन से, ठीक है ना, इक्वेशन सी मान लिए। और आगे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या पढ़े कॉन्ग्रुएंस के अंदर कि इस प्रकार से देखे थे, कैसे देखे थे, ए माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू के का फॉर्मेट में देखे थे, तो वही तो है, ये ए की जगह पर R1 है, बी की जगह पर R है, एन की जगह पर ये है, और क्यू माइनस क्यू वन के की जगह पे। तो हम इसको कैसे लिखते थे, बी है वो डिवाइड करेगा R1 माइनस आर को, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट है, पिछला कॉन्सेप्ट का ही यूज किया है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्ग्रुएंस वाला बी डिवाइड करेगा R1 माइनस आर को, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि बट लिखेंगे कि R इज लेस देन बी, R हमारा B से छोटा है। कैसे बोल सकते हैं कि R छोटा है, यहाँ पे देखिए R है ऊपर वाला इक्वेशन A में कि R है सो B से छोटा है, और R1 इज ऑल्सो लेस देन B। इक्वेशन B से हम लोग कह सकते हैं कि R1 इज लेस देन B, और इक्वेशन A से हम लोग कह सकते हैं कि R इज लेस देन B। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी B से छोटा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखते हैं, ये लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर R छोटा है B से, R1 भी B से छोटा है, तो R में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी तो B से छोटा होगा। इसको एक नंबर के थ्रू देखते हैं। देखिए क्या बोला था कि R छोटा है B से और R1 भी छोटा है B से, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा R माइनस R1 ये भी छोटा होगा किससे, B से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह पर ले लेते हैं 5, R1 की जगह ले 6, R का वैल्यू 5 ले लिए, R1 का वैल्यू 6 ले लिए, और B का वैल्यू ले लेते हैं कोई 9। ये किसका वैल्यू है, B का।
तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा 5 माइनस 6 वो भी तो छोटा होगा 9 से, जो बचता है -1। तो यही लॉजिक यूज कर रहे हैं कि अगर R B से छोटा है, कॉपी में देखिएगा, और R1 भी B से छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो बताएगा, कि R माइनस R1 इज लेस देन B। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कब, अगर R माइनस R1 छोटा है B से, और ये तभी पॉसिबल है इफ इट इज पॉसिबल, तभी पॉसिबल है व्हेन R माइनस R1 इज इक्वल टू 0। R माइनस R1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे R माइनस R1 लेस देन B है, तभी ये हो सकता है इफ इट इज पॉसिबल व्हेन R माइनस R1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R1, इसको R1 को इधर भेज दें, तो ये हम लोगों का क्या हो गया कि जो हम लोग R1 अलग माने थे वो R के बराबर हो गया। एक तो प्रूव हो गया एक। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि पुट R माइनस R1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन सी को देखिए, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट साइड में 0 इज इक्वल टू B Q1 माइनस Q। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू है B इंटू Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगा या ये वैल्यू 0 होगा। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 0 या फिर Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 0। इसी स्टेप को लिखा गया आगे। अब इसका मतलब हो गया कि B का वैल्यू 0 या फिर Q1 माइनस Q का वैल्यू 0। बट हम लोगों को कंडीशन भी दिया हुआ था कि B इज नॉट इक्वल टू 0, ऊपर में कि B इज नॉट इक्वल टू 0 आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो यही 0 के बराबर होगा, तभी तो ये इक्वेशन 0 हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 0, और अगर Q माइनस Q को इधर ले जाएंगे तो Q1 इज इक्वल टू Q। मतलब जो Q1 अलग नंबर लिए थे वो कोई और नंबर नहीं, Q के बराबर ही है। और ये हम लोगों का प्रूव हो जाता है यूनिकनेस। थैंक यू।